दोस्तों नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के लिए घटना चक्र पूर्व अवलोकन सीरीज में प्राचीन भारत का इतिहास का 5वां पार्ट पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में, नांदेड़ में, नालदुर्ग में, दुर्ग में। ये सही है अमरावती। कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? प्रतिष्ठान, नागार्जुनकोंडा, शाकल, पाटलिपुत्र। इसमें ए सही है प्रतिष्ठान। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सुशर्मन। सी सही है गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए राजवंश और राजधानी। शुंग पाटलिपुत्र, सातवाहन पैठन, कदम्ब बनवासी, चंदेल महोबा। इसमें सही हो जाएगा 4-3-2-1। दोस्तों यहाँ प्रश्न में मैंने लगाया हुआ है शुंग के बगल में और सातवाहन जो लिखा है यहाँ नंबरिंग किया है, ए के बगल में 4 लिखा हुआ है और बी के बाएं तरफ 3 लिखा हुआ है। तीर कमान लगाने से बेहतर है, जैसे आप प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्नों में तीर लगाते हैं फिर दोबारा उसको कलर करने के लिए फिर तीर को मैच करना पड़ता है, वहां गलत होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इस प्रकार से करना अधिक उत्तम है, क्योंकि 4-3-2-1 यहाँ बाएं आप लिख लेंगे तो किसी भी ऑप्शन में 4-3-2-1 सीधे सीधे मिल जाएगा, तीर लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम में व्यवस्थित है, या फिर निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 56 नंबर पे है, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य। निम्नलिखित में सही क्रम है, इनका कालानुक्रम है 1-2-3, सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य। ऑप्शन डी सही है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन दूसरा कारण। कथन है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण है, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। इसमें ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। इसमें 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन था। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन सी केवल 1 सही है। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने राज्य स्थापित किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्तूप के आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? आर्यक स्तंभ संबंधित है घंटसाल, बोधगया, नागार्जुनकोंडा, अमरावती। इसमें डी सही है अमरावती स्तूप। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख और शासक। नासिक गौतमीपुत्र, हाथी गुम्फा खारवेल, भीतरी पुलकेशिन टू, गिरनार रुद्रदामन प्रथम। इसमें सी सही है भीतरी पुलकेशिन टू। सातवाहन वंश शक्तिशाली शासक था, इसके विषय में सूचना गौतमी बलश्री के नासिक प्रसज से मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंद गुप्त से है, न कि पुलकेशिन टू से। इसे पता चलता है हूणों का आक्रमण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक, खारवेल। बी सही है इक्ष्वाकु। कलिंग, नरेश, खारवेल। अच्छा अगला प्रश्न है बाईं तरफ, निम्न कथनों में विचार कीजिए। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। इसमें सी सही है, यानी ए सही किंतु आर गलत। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार स्तंभ लेख से, जूनागढ़ स्तंभ लेख से, हाथी गुम्फा से, सारनाथ से। सी सही है हाथी गुम्फा अभिलेख। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, खारवेल। डी सही है खारवेल। कलिंग, नरेश, खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित था? चेदी, कदम्ब, कलिंग, हर्यक। ए सही है चेदी। राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, बृहदत्त, खारवेल, हुविष्क। सी सही है खारवेल। कलिंग, नरेश, खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन, रठभोजक वंश।
इसमें ऑप्शन ई सही है, क्योंकि ये बीपीएससी का प्रश्न है, यहाँ कोई नहीं या फिर एक से अधिक होता है। ऑप्शन ई। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ऑप्शन ए सही है, खारवेल। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा सही है? इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। खंडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें सी सही है, 1 और 2। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि, स्थापत्य, विज्ञान, साहित्य। ए सही है, विधि। ये राजस्थान पीसीएस का प्रश्न है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक किसने लिखी? टेसियस, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रैबो। इसमें ई सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी इतिहास की एक ऐसी पुस्तक है जिसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई नाविक था जिसका नाम पता नहीं है, उसने लिखा है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। आगे चलते हैं, इससे प्रश्न आएंगे। निम्न शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया? गुप्त काल से उत्तर प्रदेश पीसीएस में या फिर आरओएआरओ में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। गुप्त काल, उसके बाद मौर्य काल। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। बी सही है, प्रवरसेन प्रथम। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी सही है, समुद्रगुप्त। उसकी विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो हो गया समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इनमें से कोई नहीं। बी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। बी सही है, समुद्रगुप्त। इसकी उपाधि थी परम भागवत। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक। फिर वही प्रश्न है, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। इसमें सी और डी दोनों सही है, अशोक और समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लेख किसके शासन के बारे में सूचना देता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। इसमें डी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लेख। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? ऑप्शन बी सही है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं गुप्त काल में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र, महिपाल। सी सही है, महेंद्र। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। ए सही है, जहांगीर। आरओएआरओ 2016। पृथव्या प्रथम वीर किसकी उपाधि थी? समुद्रगुप्त की। निम्नलिखित कथन पढ़िए। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। इसमें डी सही है, 1 और 3 सही है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य: धनंजय, कुलस्तपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालक्का, विष्णुगोप, कांची। 3 1 4 2। ऑप्शन सी सही है। इसी प्रकार से लगाना है। धनंजय है तो इसके बाएं 3 लिख देना है, नीलराज में 1 लिख देना है। जैसे इसके बाद आपको अगर 3 के बाद नहीं पता चलता है, पहले में अगर आपको धनंजय पता है कि इसका पालस्का है या फिर कुलस्तपुर है, ए में 3 लगा दिया, उसके बाद बाकी नहीं पता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ए में ए बी सी डी तीनों में देखते जाएंगे, सिर्फ सी में ही 3 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ए में अगर 3 लिख दिया है तो भी पकड़ में आ जाएगा, बाकी तीनों भले ही न आते हैं। इस प्रकार से चलना है। आगे चलते हैं। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक, चंद्र, हर्ष, अनंगपाल। इसमें भी सही है, चंद्र। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। सी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? सी सही है, गुप्त। यह हमेशा पूछा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, बुद्धगुप्त के शासनकाल में। ये गुप्त काल में है, स्कंदगुप्त के समय में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? सी सही है, स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया? सी सही है, स्कंदगुप्त। किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया? घटना चक्र में यही बुराई है कि बार बार वही प्रश्न देते हैं। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया? यह है भीतरी स्तंभ लेख। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अरब आक्रमण। इसमें डी सही है, अरब आक्रमण। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। सी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। सी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त टू के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। इसमें ए सही है, एक और दो दोनों सही है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त एक, चंद्रगुप्त दो, रामगुप्त, श्रीगुप्त। बी सही है, चंद्रगुप्त दो। कौन सा ही सुमेलित नहीं है? कुमारगुप्त वन, मंदसौर अभिलेख, पतिक तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहालेख, समुद्रगुप्त एरड़ अभिलेख। सी सही है, प्रभावती गुप्ता। यही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? दशपुर, सोहगरा, सुपिया, एरड़। इसमें ए सही है, दशपुर का अभिलेख। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त टू, रामगुप्त, कुमारगुप्त वन। डी सही है, कुमारगुप्त वन या प्रथम। ROARO 2021। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? दशपुर, प्रयाग प्रशस्ति, एरड़ शिलालेख, हाथी गुम्फा। इसमें ए सही है, दशपुर शिलालेख। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। शासक और उनकी रानियां। चंद्रगुप्त, इसका 3 सही है, कुमार देवी। समुद्रगुप्त, दत्ता देवी। चंद्रगुप्त टू, कुबेर नागा। कुमारगुप्त प्रथम, अनंत देवी। 3-1-2-4। ऑप्शन ए सही है। इसमें 3 पहले ही मिल जा रहा है, अगर आप मिला लेते हैं इसमें ए में 3, तो यहाँ एक ही ऑप्शन है, ए में 3 पहला सही है। आगे चलते हैं। ईसा की 3री शताब्दी, जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। ये IAS का प्रश्न था। आगे चलते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पत्तन से संचालित होता था? गुप्त काल में भारत का व्यापार किस पत्तन से? ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कल्याण, कॉम्बे। ये सही है, ताम्रलिप्ति। अगला प्रश्न, कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कॉम्बे। इसमें ई सही है, एक से अधिक। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती हैं? ये IAS प्री 2011 का प्रश्न है। प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बनाया। इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। इसका सी सही है, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बनाया। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। इसमें सी सही है, केवल 2 और 3। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन, बहुमूल्य मणि एवं रत्न, हस्तशिल्प, अफीम। ये सही है, वस्त्र उत्पादन।
विशाखापत्तनम के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? प्राचीन हिंदू अनुश्रुति के देवी देवताओं राक्षसों के बीच संघर्ष। दूसरा है एक आर्य राजकुमार और कबीली महिला की प्रेम कथा। सी है दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता संघर्ष के बारे में कथा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में। ऑप्शन डी सही है। प्राचीन काल के किस वर्ण को सार्थवा भी कहा जाता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सी सही है, वैश्य। सार्थवा होता था व्यापारियों का काफिला, तो हो जाएगा वैश्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? सुश्रुत, सौमिल्य, शूद्रक, सौनक। ई सही है, उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। ये बीपीएससी का प्रश्न है, ये आने वाला नहीं है यहाँ यूपी में। किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद से संबंध नहीं है? किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद से संबंध नहीं है? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक और सुश्रुत। बी सही है, भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक कौन थे? महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य, भास्कराचार्य, कालकाचार्य। सी सही है, भास्कराचार्य। लीलावती गणित की पुस्तक थी। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी सती ईस्वी में आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। इसमें सी सही है, केवल 1, 3 और 4। ये आईएएस का प्रश्न है तो इसी प्रकार आता है। 2-3 कथन अगर दिया है उसमें तो एक बीच का सही नहीं रहता है, जैसे 1, 3, 4 बीच में एक छोड़ देता है, लगभग ऐसा ही होता है। आगे चलते हैं। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया। यह अस्पताल कहाँ था? उज्जैन, कौशाम्बी, ताम्रलिप्ति, पाटलिपुत्र। डी सही है, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? वर रुचि, शंकु, छपड़क, अमर सिंह। सी सही है, छपड़क। कालिदास किसके शासनकाल में थे? समुद्रगुप्त, अशोक महान, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू। डी सही है, चंद्रगुप्त टू। इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ए सही है, आर्यभट्ट। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दिनार, निष्क, पढ़। बी सही है, दीनार। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी सही है, दीनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम था? काशार्पण, दिनार, रूपक, निष्क। सी सही है, रूपक। चांदी की मुद्राएं या रजत मुद्राएं, इनका नाम है रूपक। स्वर्ण मुद्राएं दीनार। इतना ध्यान देना। निम्न में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। सी सही है, चंद्रगुप्त प्रथम सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। गुप्त काल में निम्नलिखित नाटकों में से कौन स्त्री और शूद्र बोलते थे? संस्कृत, प्राकृत, पाली, शौरसेनी। बी सही है, प्राकृत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ? एरड़ अभिलेख से, जूनागढ़, मंदसौर, सांची से। ए सही है, एरड़ अभिलेख। सती प्रथा का साक्ष्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख हुआ इसमें। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त वन, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त टू, घटोत्कच। ए सही है, चंद्रगुप्त वन। सम्राट और उनकी उपाधियां, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। इसमें विरुद्ध लिखा हुआ, विरुद्ध होता है उपाधि। अशोक, इसका 2 है, प्रियदर्शन। समुद्रगुप्त पर क्रमांक, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त क्रमादित्य। 2, 1, 4, 3। ऑप्शन सी सही है। जैसे आप अशोक का मिला लेते हैं प्रियदर्शन, ए का 2 हो जाता है, ए में 2 लिख दिए अगर, तो इसमें तीनों चारों ऑप्शन में ए में, सी वाले में ही 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से एक से ही मिल जाता है। आगे चलते हैं। अब इसको बताना नहीं पड़ेगा, मैं ये बताता हूं ताकि आप तीर न लगाएं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त, इसमें 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 इसमें सही है।
अगला प्रश्न है, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। अच्छा, ये वही पेज दोबारा आ गया, तभी कंफ्यूजन हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, ये भी हो गया है। श्रेणी, विशाखदत्त, लीलावती का लेखक, ये भी हो गया है। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, ये भी हो चुका है। चंद्रगुप्त नवरत्न, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, छठा भाग, आठवां भाग, आधा भाग। बी सही है, उपज का छठा भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का छठा भाग, ऑप्शन बी सही है। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? बिना जोती भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती भूमि। ये सही है, बिना जोती हुई भूमि, उसके लिए नाम था अपरहत। भारत के इतिहास में कुल्यावाप और द्रोणवाप किससे संबंधित है? भूमाप, मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण, धार्मिक अनुष्ठान। ये सही है, भूमि माप। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? गुप्त साम्राज्य में सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को, दरबारियों को। सी सही है, ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भागम, ऑप्शन ए सही है। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। वारंगल था लोहे के उपकरणों के लिए। इसमें सभी ऑप्शन है, तांबे के बर्तन, स्वर्ण आभूषण, लोहे के उपकरण, हाथी दांत के काम। सी सही है, लोहे के उपकरण। लोहे की तलवार से ही वार किया जाता है, तो हो गया वारंगल। इस प्रकार से कुछ न कुछ जोड़ के याद करते रहना है ताकि वो भूल न जाए। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटशाला, कदूरा और चौल किस लिए विख्यात थे? ये विख्यात थे विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। कदूरा, चौल और घंटशाला। तोरमाड़ किस जातीय दल का था? सिथियन, हूर, यूची, शक। तोरमाड़ था हूर, ऑप्शन बी सही है, जिसने गुप्तों पर आक्रमण किया था। निम्न में से किसने हूर शासक मिहिर कुल को पराजित किया? बुद्धगुप्त, यशोधर्मन, शशांक, प्रभाकर वर्धन। बी सही है, यशोधर्मन। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया। सी सही है, संगयून। चीनी यात्री संगयून भारत की यात्रा की। इसमें ई सही दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 518 ईस्वी से 521 तक भारत में 3 वर्षों तक यात्रा की। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? गुप्त सम्राट एवं स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त सम्राटों के बारे में इसमें सी सही है, 1 और 3। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत नहीं था। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार कर माना जाता था। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्र में पूर्णतः अविद्यमान था। बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। मजदूरों के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। इसमें ए सही है, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत तथा जनता द्वारा दिया गया एक प्रकार का कर माना जाता था। जबरदस्ती श्रम करवाना, सबको श्रम करना पड़ता था। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।